अच्छा चले हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को। इसको एब्रिविएशन फॉर्म में एचआरएम भी कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे कि एचआरएम बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डेफिनेशन, ठीक है, अगेन मैं आपसे ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप मुझे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डेफिनेशन दो। डेफिनेशन से मुराद क्या है कि किसी भी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, चाहे वो आप अपने अल्फाज में लिखो, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो क्या कोई आप में से ये इसको देखे बगैर जो सामने स्लाइड खुली हुई है, कोई अपनी परसेप्शन या आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो कि एचआरएम क्या होती है, आप अगर ऐड करना चाहो कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट एचआरएम एक्चुअली इज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या चीज होती है? सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि अपॉइंटमेंट है या उसकी जो भी आप कहते हैं, तो आई थिंक वो एचआर में आता है, मैनेज उसमें। ठीक हो गया, गुड। और कोई इसमें कोई पॉइंट ऐड करना चाहे आपके अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक? चले कोई बात नहीं। देखो, एचआरएम बेसिकली है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, ठीक है, अगेन नॉट इन्वर्टेड कॉमास आर नॉट मैंडेटरी, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप अपने अल्फाज में जो मर्जी लिख लो। उसमें दो चीजें हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल टुवर्ड्स डिजायर्ड एंड्स, ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट किसकी करना, लोगों की मैनेजमेंट, ठीक है, लोगों को मैनेज करना और काम को मैनेज करना टुवर्ड्स डिजायर्ड एंड्स। डिजायर्ड एंड्स हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वो कोई हॉस्पिटल हो, वो कोई बैंकिंग सेक्टर बैंक हो, ठीक है, या वो कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेशन हो, ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटिव होता है, ठीक है। ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल का प्रॉफिट होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट का सोशल वेलफेयर होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप अगर लोगों को मैनेज करते हो और काम को मैनेज करते हो, इट इज नॉन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एचआरएम इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल टुवर्ड्स डिजायर्ड एंड्स, ठीक है, ताकि जो भी उसका एक डिजायर्ड एंड है, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, वो अचीव हो जाए। तो ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन होगी। एक और डेफिनेशन इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, अगर आप ये देखो जो स्लाइड में विजिबल भी है, कि इट इज अ डिजाइन ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर effective and efficient use of human talent to accomplish organizational goals। इसमें जो कीवर्ड्स है ना, कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एचआर की बात हो रही है, जो इस चीज को मेक श्योर करता है, इंश्योर करता है कि आपका जो ह्यूमन टैलेंट है, ह्यूमन टैलेंट से मुराद आपके एम्प्लॉयज जो लोग होते हैं, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज किया जाए ताकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं वो अचीव हो सके, ठीक है। ये भी एक बड़ी इसकी सिंपल डेफिनेशन है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि यार ये हम मैनेजमेंट की दुनिया में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में, ये दो वर्ड्स बहुत घिसे पिटे हैं, मतलब बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इफेक्टिवली काम करना और एफिशिएंटली काम करना। इस डेफिनेशन में भी ये लिखे हुए हैं। कैन समबडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? तो डिफरेंस बताना है। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ना कहीं मैनेजमेंट में, या आप लोग ये सुनते होंगे कि एफिशिएंटली काम करना और इफेक्टिवली करना। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा सिस्टम मुतारिफ कराना जो लोगों को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूटिलाइज करे ताकि कंपनी के गोल्स अचीव हो जाएं। व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ टैलेंट? सर सर जैसे इफेक्टिव आप से जी एक एक करके। सना आप बोलें, फिर आकाश में आपकी तरफ आता हूँ। सर इफेक्टिव जैसे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन वो रेलिवेंट हो उससे, एफिशिएंट मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और उस फील्ड से रेलिवेंट हो जो काम कर रहे हैं आप ऑर्गेनाइजेशन का। जी इफेक्टिव हो गया, तो एफिशिएंट क्या हुआ? एफिशिएंट ये दो वैसे सुने तो है ना आपने अल्फाज, बहुत ज्यादा आप लोगों की टीचर्स भी यूज करते होंगे। आप लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी है? जी पढ़ी है। उसकी पहली सर डेफिने मैं बता दूं क्या? उसकी पहली डेफिनेशन में भी ये यूज होते हैं, ठीक है। मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, लेकिन ये दो चीजों को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है
खास तौर पे जो एमकॉम वाले या बीबीए वाले बच्चे होते हैं ना, उनको इन दोनों का फर्क पता होना चाहिए। जी महात, आप बता दें, फिर मैं आकाश की तरफ आता हूँ। सर इफेक्टिवली होता है कि आप जो अपनी रिसोर्सेज जो है वो मैक्सिमम इस्तेमाल करें, कुछ ज़ाया नहीं करें। आप अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली है कि आप ऑन टाइम और ऑन पॉइंट अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। कोई फजूल रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल नहीं करें इसमें, नहीं तो लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज है नहीं इसमें। तो महाद, इसमें एक आपने कहा इफेक्टिव वो है कि रिसोर्सेज आपके मतलब जाया नहीं हो रहे। एफिशिएंट में भी तो वही बात की आपने। सर एफिशिएंट में ये बात है कि आप रिसोर्सेज सर बेसिकली आप किस तरह रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। एफिशिएंट में ये आ जाता है कि आप रिसोर्सेज, ये भी होता है एफिशिएंट में कि आप रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए, वो फिर इफेक्टिव नहीं हो जाता वो ज़्यादा। नहीं, इफेक्टिव से मुराद सर क्या है? स्मार्टली, सर एफिशिएंट, सर स्मार्टली। स्मार्ट से क्या मुराद है? जितना आगे जाओगे फंसते रहोगे। सर सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, एक सेकंड, मैं आकाश को मौका दे दूं, उसने बहुत पहले कहा हुआ है। फिर मैं आमना की तरफ आता हूँ। मेरे ख्याल में आमना कुछ ऐड करना चाह रही है, फिर कासिम की तरफ भी आता हूँ। आकाश आप कुछ जी। सर इफेक्टिव मींस के काम टू द पॉइंट होना चाहिए, इररेलेवेंसी उसमें ना हो। और एफिशिएंट मींस के जितने वक्त का काम हो उतने वक्त में हो, ज्यादा मतलब उसके ऊपर ये है कि अच्छा, ये इसमें एक ना छोटी हो सी कि बात है दाढ़ी आकाश। से मूछें बड़ी हुई हों। बिल्कुल जी सही, सर। ये तो अच्छी आपने मिसाल दी, लेकिन एक छोटी सी बात है जहाँ पे हम कह रहे हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन टैलेंट। इसका मतलब है कि जो गैर जरूरी लोग हैं वो तो फिर ह्यूमन टैलेंट के अंदर होने भी नहीं चाहिए। तो फिर ये इफेक्टिवली का वर्ड ह्यूमन टैलेंट के साथ क्यों लगा हुआ है, अगर वो इररेलेवेंट है सर तो? ह्यूमन टैलेंट सर देखें, एचआरएम का तो काम है ये कि वो इफेक्टिव लोग, मतलब जो टैलेंट हो जिस बंदे में वही उसे एम्प्लॉय वही होगा, उसी को ही वो चुनेंगे। जो इसीलिए तो बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो वो मैक्सिमम इसलिए देखते हैं कि उन्हें एफिशिएंट भी हों लोग और इफेक्टिव भी हों, वो उन्हीं को अच्छा, लेते हैं फिर इफेक्टिव आपने कहा ऑर्गेनाइजेशन में। कि जो इररेलेवेंट ना हो वो इफेक्टिव होते हैं आपके मुताबिक, तो एफिशिएंट कौन से होंगे? सर एफिशिएंट मींस के वो जितने वक्त का काम है उतने वक्त में करें, ज्यादा टाइम ना लें काम पे, या ज्यादा रिसोर्सेज, जिस तरह महद ने कहा ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेंगे अगर वो इतना काम ना हो जितने रिसोर्सेज यूज हो जाएं, टाइम यूज हो जाए, इस ठीक तरह है, सर वो। ठीक है, ठीक हो गया, आई गॉट योर पॉइंट। फिर मैं आता हूँ इसकी कंक्लूजन की तरफ। और कुछ कोई ऐड करना चाहिए इसमें? सर मुझे तो सर ऐसा लगता है कि सर मैं जो है ना, सर मैं ऐड करना चाहूँगा। एक सेकंड कासिम, सिर्फ एक सेकंड, ये आमना पहले बात करना चाह रही थी। जी आमना। सर एफिशिएंट में मतलब कि मेरा जो है कि कम रिसोर्सेज यूज करते हुए हम ज्यादा अच्छा रिजल्ट दें, मतलब कि रिजल्ट हमारा जो इफेक्टिव में है ना उससे ज्यादा बेटर अच्छा हो, क्योंकि इफेक्टिव में हम रिसोर्सेज उतना ही इस्तेमाल करते हैं, एफिशिएंट में हम रिसोर्सेज कम यूज करते हैं और रिजल्ट हमारा बेटर होता है उससे, इफेक्टिव से। आई थिंक आपके ये आपके मेरा आपके कहने का मतलब है कि एफिशिएंसी में हम रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इफेक्टिवनेस में कम करते हैं, ये आप कह रही हैं? एफिशिएंट में रिसोर्सेज हम कम यूज करते हैं और रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा आ जाता है, और इफेक्टिव में हम रिसोर्सेज उतने इस्तेमाल करते हैं और रिजल्ट भी मतलब उसमें भी अच्छा ही होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी कासिम, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी सर असल में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में जो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि इफेक्टिवनेस जो है वो डूइंग द राइट थिंग है, ठीक है, और एफिशिएंट जो है वो डूइंग थिंग्स राइट है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि राइट टाइम पे आपके पास राइट लोग हों, ठीक है, और फिर वो सही काम भी कर रहे हों। ये दोनों चीज़ें जो है ना आपकी जो रिसोर्सेज है उसमें होनी चाहिए, कि मतलब आपने कोई हायर किया हुआ है तो उसकी जो है ना इफेक्टिवनेस हम तभी अच्छा, करेंगे ठीक है, कि ठीक है जो है ना कासिम, हमने उनको कासिम। सेलेक्ट जो है ना सही तरीके से किया हुआ अच्छा है, कासिम, और बस फिर वो लोग जो है ना। हाँ, जी इसमें बस एक क्वेश्चन है। ये ठीक है, आपने मैनेजमेंट में भी इसी तरह लिखा हुआ होता है, डूइंग थिंग्स राइट एंड डूइंग राइट थिंग्स। इन दोनों में फर्क क्या है वैसे? सर मैं बताऊं, जी जी हसन। सर सिंपली कीजिए, राइट बंदा जो है आपके राइट टाइम पे और राइट जगह पे जो है ना वो होना चाहिए, वो ताकि जो है ना वो इफेक्टिव है, वो अचीविंग इफेक्टिव है, आप। वो इफेक्टिव होता है जो ये इस तरह होगा तो? जी सर जो सिंपल वो वर्ड्स जो है है ना, कि सही काम कर रहा होता है, जो कि जो डिजायरेबल काम है कंपनी की गोल अचीव करने के लिए, और वो वैसा ही करे। उसको इफेक्टिव कहते हैं। सर सिंपल वर्ड्स जो है ना उसमें ऐसे है कि जो इफेक्टिव है ना, आपने कोई फैसला किया और उसका जो आपको आंसर बिल्कुल मतलब आंसर बिल्कुल ठीक निकला तो वो इफेक्टिव है, ठीक है। और एफिशिएंट ये है कि वो टाइम में होना चाहिए, उसी टाइम पे, ये ना हो कि आपका हफ्ते बाद हो रहा है काम, हफ्ते पहले ही करना था,
ठीक है, ठीक मुझे तो है, ये चल इसका डिफरेंस लगता है। सही हो गया, सही हो गया। इसको मैं कंक्लूड कर लेता हूँ। आप सबने अच्छी ट्राई की है, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा हिलाने का मकसद ये था कि सम टाइम हम जो चीज हमें जिस अंदाज में पढ़ाई जाती है तो ऑब्वियसली हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन विदाउट नोइंग दी देयर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ठीक है। मैं कासिम से उसने ठीक है एग्जांपल से रिलेट करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट से जब पूछा जाए कि क्या है, वो यही कहते हैं डूइंग थिंग्स राइट एंड डूइंग राइट थिंग्स। लेकिन व्हेन यू थ्रू अ सेकंड क्वेश्चन कि यार कोई एग्जांपल दे सकते हो, और फिर वो एग्जांपल में कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज जो रॉबिन्स ने मैनेजमेंट में कहा है उसने तो सिर्फ डेफिनेशन दी है ना, उसने एग्जांपल तो नहीं दी, ठीक है। तो सिर्फ चीजों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, वो चाहे आप जिस मर्जी वर्डिंग के थ्रू करो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसका फर्क बता दूं। जो इफेक्टिवनेस होती है, इट इज मोर कंसर्न्ड अबाउट दी गोल अटेनमेंट, ठीक है, कि आपका गोल अचीव हो जाए, इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लेकिन आपका जो गोल है वो अचीव हो, मैक्सिमम आउटपुट हो विद मिनिमम इनपुट, इट इज नोन एज एफिशिएंसी। आप कहीं पे भी देखोगे तो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आपको हमेशा साथ नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट ओनली कंसर्न्ड अबाउट द गोल अटेनमेंट, ठीक है, विच इज इफेक्टिवनेस। आप सॉरी ये है हाँ इफेक्टिवनेस, ठीक है, कि गोल अटेनमेंट। लेकिन उसके साथ ये है कि आपकी कम रिसोर्सेज लग रहे हैं और मैक्सिमम आउटपुट मेरी है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। एक छोटी सी मिसाल है, हम सब ये जो 18 लोग बैठे हुए हैं इस क्लास के अंदर, हमारी फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, ठीक है, एबीसी जो भी नाम है उसका, और हम मार्कर्स बनाते हैं सपोज, ठीक है, बोर्ड मार्कर्स। अगर हम डिसाइड करते हैं, हम सारी टॉप मैनेजमेंट है, और हम कहते हैं कि इस पर्टिकुलर मंथ में जुलाई के आखिर तक हमने 100 मार्कर्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, और अगर हम मंथ एंड पे देखते हैं और हम 100 मार्कर्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हमने वो चीज इफेक्टिवली अचीव की है, क्योंकि हमने गोल अटेन कर लिया ना। हमने सोचा था 100 मार्कर्स बनाएंगे और हमने 100 मार्कर्स बनाए, इट इज नोन एज इफेक्टिवनेस, ठीक है। लेकिन ये एफिशिएंट कैसे होगा कि अगर हमने 100 मार्कर्स, ठीक है, विद इन बजट बनाए, इवन जो एक्सपेक्टेड बजट था, इवन उससे अगर हमने कम पैसों में बनाए, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी क्वालिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि कम पैसा लगा के आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दो, ठीक है, वो इट इज स्मार्ट डिसीजन, जो सना ने भी कहा कि आप कितना स्मार्टली इसको लेके चलते हो, ठीक है। यानी कि मेरी लेबर भी कम लगे, ठीक है, मेरी जो है ये इनपुट है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स वो भी कम लगे, मेरी कॉस्ट भी कम लगे, और वो चीज मुझे अचीव हो जाए, उसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। इज इट क्लियर नाउ? एक गोल अटेनमेंट है जो कि इफेक्टिवनेस, ठीक है। एफिशिएंसी है कि गोल अटेनमेंट तो है लेकिन मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट। बहुत सारे लोग इफेक्टिवली काम तो करते हैं, गोल अटेन करते हैं, लेकिन क्या वो उस गोल को मिनिमम रिसोर्सेस लगाते हुए अटेन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क होता है। इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। इज इट क्लियर ये इन दोनों का डिफरेंस? यस सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना था कि हम ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं एचआर की बात जब आती है कि आपने ह्यूमन टैलेंट को ऐसे यूज करना है कि वो आपको गोल भी अचीव करवा के दे, और वो गोल्स अचीव करवाए लेकिन कम इनपुट के साथ, ताकि आपकी कंपनी के गोल्स अचीव हो जाएं। इसको कहते हैं एचआर, ठीक है। ये एक डेफिनेशन होगी। दूसरी हमने सिंपलेस्ट वर्ड्स में कहा, इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ टू थिंग्स, द वर्क एंड द पीपल टुवर्ड्स डिजायर्ड एंड्स या टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। हम सिर्फ लोगों को मैनेज नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के साथ साथ उनके काम को भी मैनेज करेंगे, वो कैसे काम कर रहे हैं कैसे नहीं। तो ये एचआर की डोमेन के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड हेडिंग है, ठीक है, मींस अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन को एक्सप्लोर किया। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको एचआरएम का थोड़ा बहुत पता चला होगा। अभी हम आगे बात करेंगे तो आपको थोड़ा सा मजीद पता चलना शुरू हो जाएगा कि एचआरएम जरूरी क्यों है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए। एक तो ठीक है, एक तो बात है कि यार ये डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो पढ़ना चाहिए, इट मेक्स सेंस। लेकिन ये तो कंपलसरी रिक्वायरमेंट हो गई ना। आखिर आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, वो वॉलंटरी बेसिस पे पढ़ रहे हो या इनवॉलंटरी बेसिस पे पढ़ रहे हो, लेकिन हमें रैशनल तो पता होनी चाहिए ना कि इसको पढ़ने का मकसद क्या है, ठीक है। तो नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स व्हाई एचआरएम मींस कि एचआर जरूरी क्यों है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, पढ़ने के एतबार से या एज अ कैरियर के एतबार से, ठीक है। तो इसमें हम बारी बारी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कोई मुझे बता सकता है पीपल्स पार्टी का स्लोगन क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। गुड, वेरी गुड। पीडीआई का क्या है? Say no to corruption. हाँ, और तब्दीली?
दिल्ली को भूल गए हो यार आप दिल्ली लोग? सर। दिल्ली, यस नया सर, दिल्ली। पाकिस्तान। नया नया पाकिस्तान, ठीक, पाकिस्तान। नया वैसे मुझे तो पुराना पाकिस्तान पसंद था, खैर चलो फिर किसी रोज इंशाल्लाह पॉलिटिकल डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग पीटीआई के सपोर्टर होंगे, वो मुझे वैसे ही ब्लॉक कर देंगे व्हाट्सएप से। तो खैर जिस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लोगन होता है, ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ पार्टीज का स्लोगन है, एचआर के जो लोग होते हैं ना, जो एचआर पढ़ते हैं, ये जो एचआर को एज अ कैरियर ऑप्ट करते हैं, उनका एक स्लोगन होता है, ठीक है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने सुना भी होगा, कासिम ने अपनी डिस्कशन में इसको शामिल भी किया। इसको भूलना नहीं है आपने। राइट पर्सन विद द राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। ये एचआर वालों का स्लोगन होता है, ये उनका नारा होता है, ठीक है, जो पढ़ते हैं और जो उसको कैरियर ऑप्ट करते हैं। राइट पर्सन विद द राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। कोई रिपीट करेगा? 4 इसमें वो आ रहे हैं राइट पोजीशंस। Right person with right skill, with in right place, in right time. एट राइट टाइम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब देखो, ये कहने को एक स्लोगन है, लेकिन इस स्लोगन के अंदर अगर आप डेप्थ में जाओ ना, ये इतनी खूबसूरत बात की जिसने भी बनाया, ठीक है, आई रियली अप्रिशिएट हिम, और हर जो भी था वो, ठीक है, ये थी कि अगर आप राइट बंदे को, जिसके पास राइट सेट ऑफ स्किल्स हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, उसको आप सही जगह पे अगर लगाओगे ना, और बिल्कुल सही टाइम पे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ इश्यूज हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में, ठीक है। आपके सामने पीआईए का स्कैंडल आया है रिसेंटली। हर इदारे, किसी भी इदारे को देख लो, ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, किसी गवर्नमेंट को, ठीक है, लेकिन जो मुल्क हम सब के, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक दर्द होता है, ठीक है। तो आप किसी भी सेक्टर को देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कॉर्पोरेशन को देखो, अगर राइट पर्सन राइट स्किल के साथ आपको राइट जगह पे राइट टाइम पे नहीं मिलेगा ना, इसमें से एक भी चीज अगर मिसिंग हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट प्लेस पर्सन भी हो और राइट स्किल्स भी हो, लेकिन वो राइट जगह पे ना हो, तो मसला। अगर वो राइट प्लेस पे भी हो लेकिन राइट टाइम पे उसको ना लगाया जाए, तो भी मसला, ठीक है। तो इन चारों का पैरेलल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये स्लोगन आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने है तो ये वैसे मूवी और है तो बच्चों की, लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़ों वालों को और खासतौर पे एचआर वालों को ये मस्ट रिकमेंड करता हूँ कि कितने लोगों ने डोंकी राजा मूवी देखी हुई है आप में से? सर मैंने देखी हुई है। आमना ने देखी है, गुड। ये ना समझना कि कोई देखेगा तो वो बच्चा कहलाएगा, ठीक है, मैंने खुद देखी हुई है, ठीक है। नहीं सर, मैं ये एनिमेटेड मूवीज देखती रहती हूँ। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बाकियों को कह रहा हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो चुप कर जाते हैं कि शायद सर समझे कि यार हम तो बच्चों की दुनिया में रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये इस मूवी को मैं एक आपके रिलेट करने लगा हूँ एक स्लोगन के साथ। और कोई है जिसने देखी है? चले, और कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे उसकी एक दो जो क्लिप्स हैं वो शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं अभी चला तो नहीं सकता, लेकिन कभी आपको मौका मिले आप देखना। वो आल्दो इट्स एनिमेटेड, ठीक है, हमें लगता है कि वो बच्चों की मूवी है, उसमें डोंकी राजा एनिमेटेड हुआ है, तो शायद हम सब की परसेप्शन ऐसी है, लेकिन बिलीव मी वो क्या मूवी उन्होंने बनाई है, ठीक है। मैं उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं हूँ कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन एचआर वालों के लिए, और जो खास तौर पे पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, उन सब के लिए उसमें एक बहुत बड़ा सबक है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये आमना एग्री करेगी मेरे साथ कि जब वो एक गधा है जिसको मतलब डोंकी राजा का नाम दिया गया, उसको जब वो एक सल्तनत का वजीर बनाते हैं, यानी कि उसको बादशाहत मिलती है वो आजाद नगर की। आजाद नगर से मुराद क्या है कि जहाँ पे जानवर शानवर रहते हैं, ठीक है। जैसे हम इंसानों के एक वो है, जैसे पीएम इमरान खान साहब, ठीक है, हमारे वो हैं वजीर आजम। इसी तरह क्या होता है कि वो जंगल में भी कोई इस तरह का राज कायम करना चाहते हैं कि एक हमारा कोई लीडर हो और फिर सब उसके मातहत हो, ठीक है। तो वो डोंकी राजा जो है, वो गधा, यानी कि वो वोट के जरिए जीत जाता है, ठीक है। होता क्या है, वो दो मुख्तलिफ वजारतों पे मुख्तलिफ लोग लगाता है, ठीक है। एक वजारत होती है उसकी पुलिस की ना, जो पुलिस महकमे को देखता है, उस पे वो लगाता है कछुए को, ठीक है, टोर्टाइस को। अब होता क्या है कि आप सबको पता है कि नो डाउट हम ये स्टोरी हमेशा से सुनते आए हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक और भी चीज है कि हम सब इस चीज से फेमिलियर हैं कि जो चूहा कह रहा हूँ, ये कछुआ जो होता है, वो अपनी स्लोनेस की वजह से मशहूर है। मतलब वो बड़ा, मतलब उसकी स्पीड इतनी ही नहीं होती जैसे लाइन है या टाइगर है या रैबिट है, ठीक है। वो बड़ा स्लो 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 जा रहा होता है, ठीक है। तो उसको वो क्या करता है, वो पुलिस का महकमा सौंप देता है डोंकी राजा, ठीक है। अब जब वो उसको पुलिस का महकमा
सौंप देता है, यानी कि तुमने इसको लुक आफ्टर करना है। तो मसला क्या होता है कि अगर चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, तो ऑब्वियसली वो जो कछुआ है वो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो जब चोरी डकैती हो जाएगी, चोर भाग जाएंगे, वो तब जाके पहुंचेगा। इट मीन्स इस मूवी से हमें क्या लेसन मिला कि राइट पर्सन राइट जगह पे नहीं लगा हुआ। शायद उसकी कोई और बेहतर पोजीशन बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको सही जगह पे नहीं लगाया हुआ, सही यूटिलाइज नहीं कर रहे। देखो हर बंदे में टैलेंट है, स्किल्स हैं, लेकिन वही बात है कि किस बंदे को किस जगह पे लगाना है, ये बहुत एक मुश्किल काम है। हम शायद समझते हैं कि एचआर तो कोई भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये एचआर बड़ी एडवांस हो गई है, ठीक है, बड़ी डेवलप हो गई है। ये जो लोगों की परसेप्शन है ना कि कोई कुछ भी अगर नहीं कर सकता तो वो एचआर कर लेता है, ये एक मिसकंसेप्शन है। आपको मैं ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाओगे कि एचआर कितना मुश्किल काम है। ठीक है तो समझने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज अ डिफिकल्ट। ठीक है, फिर इसी तरह वो एक वजारत दे देता है उसको, जराफे को। जराफा आपको पता है वो एक मतलब कदावर जानवर है, ठीक है, उसका लंबा कद है। उसको वो वजारत देता है कि आप लोगों ने आपने क्या करना है कि लोगों की कंप्लेंट्स को सुनना है। ठीक है, यानी कि कंप्लेंट रेजोल्यूशन सेल उसके जिम्मे वो लगा देता है। अब होता क्या है कि अब वो चूंकि उसका कद मतलब वो हाइटेड है जराफा, जब लोग उसके पास आते हैं, ठीक है, मींस जानवर आते हैं अपनी रुदाद लेके, अपनी दुख भरी कहानियां लेके, तो वो तो ऊंचा है। ठीक है, और तो ऑब्वियसली जब एक लिसनर जो सुनने वाला है और जो स्पीक बोलने वाला है, सेंडर और रिसीवर, उनके बीच में अगर गैप हो तो आप लोगों को पता है कि वो सही तरह से मैसेज कन्वे नहीं होता। तो वो होता क्या था कि जो जानवर मुख्तलिफ उसके पास लेके आते थे अपनी रुदात कहानियां, तो वो जराफा आगे से हुआ तो कर देता था, लेकिन उसको कभी भी वो चीज समझ नहीं आती थी, क्योंकि वो तो इतना ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसके कान इतने ऊपर है, ठीक है, तो उसको क्या सुन पाए कि वो क्या 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 रहा है। इट मीन्स कि वो बंदा मीन्स वो जानवर भी सही जगह पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, उसकी भी पोजीशन वो वाली नहीं है जो होनी चाहिए थी। ठीक है, तो बाद में फिर वजारतें चेंज करता है और सही जगह को सही बंदे को सही जगह पे लगा के सही टाइम पे, और फिर वो बाद में फैसले करता है जिससे रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू होते हैं। तो ये स्टोरी सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो हमने स्लोगन अभी कहा ना कि राइट पर्सन विद द राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये बहुत एक अहम डिसीजन है। ठीक है, जिसमें हम हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कभी एचआर में जाओ, एज अ कैरियर इसको ऑप्ट करो, तो आपने ये गलती नहीं करनी। ठीक है, हम नो डाउट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सामने मजबूर हो जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि क्यों एचआर जरूरी है, कि एचआर वालों की ड्यूटी होती है कि वो राइट पर्सन को राइट स्किल्स के साथ राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे लगाएं। इज इट क्लियर द फर्स्ट पॉइंट इन व्हाई एचआरएम? यस सर। ठीक हो गया, ठीक, मुझे बताते रहना, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे आप जाग रहे हो साथ साथ मेरे। अच्छा, मैं एक और छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको, सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस शो करने के लिए, वही वाई एचआरएम की। मैं एक लॉजिस्टिक कंपनी थी, आई होप लॉजिस्टिक कंपनी का आपको पता होगा, ये जो कोरियर शोरियर की सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वो इस तरह की सर्विसेज देते हैं। मैं नाम तो नहीं मेंशन करता क्योंकि ये एक मतलब नॉट अ सक्सेसफुल स्टोरी है, ये एक बैड एग्जांपल है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एचआर। इसमें ये हुआ कि मैं वो जब उनके ऑडिट पे गया, एक लॉजिस्टिक कंपनी के, मैं नाम उसके कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए नहीं ले रहा, तो जब मैं उनकी रिपोर्ट देख रहा था तो वहां पे 67 एम्प्लॉयज लेफ्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टर्नओवर, आई होप आपको पता होगा टर्नओवर क्या होता है, कि कितने लोग एक कंपनी को छोड़ के जाते हैं, उसको हम कहते हैं टर्नओवर एचआर की दुनिया में। ठीक है, तो वहां जब मैंने देखा उनकी रिपोर्ट्स, तो देयर वर 67 एम्प्लॉयज who left that particular logistic company in within 6 or 7 months। अब बीइंग अ एचआर पर्सन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस कंपनी पे कि यार 67 लोगों ने एक 6 महीनों के अंदर छोड़ दिया आपको। इसका मतलब है कि आप एम्प्लॉयज को खुश नहीं रखते। एम्प्लॉयज को खुश रखना एचआर का काम है ना, ठीक है। तो जब हमने इसकी थोड़ी सी डेप्थ या रीजंस को जानने की कोशिश की, मैंने और मेरी टीम में जो भी हम ऑडिट पे थे, वी केम टू नो दैट, जैसे आपको पता है मीडिया इंडस्ट्री में क्या होता है, कभी कामरान खान जियो पे होता है, कभी दुनिया पे चला जाता है, शाहजेब खान ज्यादा एक्सप्रेस पे था, जियो पे आ गया, तो हर जगह ही स्विचिंग लगी रहती है। आप जिस सेक्टर में होते हो ना, बैंकिंग में भी ऐसे ही होता है, कोई एचबीएल का है तो क्या अस्करी वाले उसको ज्यादा पैकेज पे शायद ले जाएं, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ कि एक लॉजिस्टिक कंपनी जिसकी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, उसने एक और बंदा हायर किया जो किसी और लॉजिस्टिक कंपनी में पहले काम करता था, उसको ज्यादा पैकेज पे वो लाए, उसको अट्रैक्ट किया, और उस पर्टिकुलर बंदे ने एक खास टाइम पीरियड उस कंपनी के अंदर गुजारा, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनी में। जब वो सारी इनसाइट्स उसको मिल गई, मींस कह लो जैसे स्पाई होता है ना, एजेंट, तो वो बेसिकली एजेंट के तौर पे आया, ठीक है।
तो उसने क्या किया, ना सिर्फ उनकी जो इंटरनल सीक्रेट्स थे उसको देखा, उनके जो प्रोसीजर्स थे, उनकी पॉलिसीज को कॉपी किया, बल्कि वो अपने साथ पूरी टीम लेके गया दोबारा अपनी पिछली कंपनी में, ठीक है। तो कितना बड़ा ये सेटबैक है, कितना बड़ा नुकसान है, एक छोटा सा डिसीजन आप लोगों ने किया, उस बंदे को हायर कर दिया, ठीक है। तो हम कहने को तो देखो ये बहुत छोटी सी बात है कि यार एक बंदा ही हायर करना है ना, किसी को भी रख लो, लेकिन वो बंदा आपको सम टाइम कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये आपको उस टाइम तक नहीं समझ आएगी जब तक आपके सामने इस तरह के मसाइल सामने ना आए। 66 लोगों को साथ लेके जाना, और ऑब्वियसली एक कंपनी के लिए इतना बड़ा नुकसान है ना किसी बंदे का वहां से छोड़ जाना, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक कॉस्ट लगाई हुई होती है, हायरिंग कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट आपने लगाई हुई होती है। जो नया बंदा हायर करोगे आप उसको, वो 6 महीने साल कभी भी सेट नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। जैसे एक प्लेयर होता है ना, क्रीज पे जाता है तो आते साथ ही छक्के नहीं मार देगा, वो पहले पिच की कंडीशन को अंडरस्टैंड करेगा कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। इसी तरह एक आम बंदे का भी यही हाल होता है, वो 6 महीने साल उसको समझ नहीं आती हो क्या रहा है, वो अपने आप को यूज टू कर रहा होता है, ठीक है। तो 67 लोग किसी भी कंपनी को छोड़ के चले जाएं विद इन नो टाइम, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक। और है क्या, एक छोटी सी गलती कि आपने अपने कंपेटिटर का बंदा हायर कर लिया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कंपेटिटर का बंदा हायर ना करो, लेकिन बड़ी देख सोच समझ के हायर करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी एचआर की सिग्निफिकेंस में एक पॉइंट है कि एचआर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं उन्होंने एम्प्लॉय के कंसर्न्स को सुनना होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कहीं पे भी एक एम्प्लॉय है, ऑब्वियसली उसके कुछ मसले मसाइल होंगे, जैसे आपने मुझे अपने मसले मसाइल बताए और मैंने उसको बिल्कुल तहम्मुल से सुना, और मैं चाहूंगा कि उनको इस क्लास में फेस ना होने दूं, ठीक है। तो इसी तरह एचआर का काम होता है कि वो लोगों को, अगर कोई मसले आ रहे हैं काम करने में, या कोई उनको तंग कर रहा है, या उनको कोई और पर्सनल इश्यूज हैं, तो आप उनको सुनो और उनको रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। तो ये सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस का अहम पॉइंट। हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट है, ठीक है। तो फिर क्योंकि नेक्स्ट जो छोटी सी हेडिंग है वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, तो मैं उस पे एक नया अलग से सेशन करूंगा। ऐसा नहीं है कि अभी करूं और फिर वो बीच में ब्रेक हो जाए। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। अभी हम ये करते हैं कि हम थोड़ी सी बड़ी ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि हमने मगरिब भी पढ़नी है, तो मगरिब पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह वापस आएंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें की हैं। एचआरएम क्या चीज है, और एचआरएम की सिग्निफिकेंस में एक स्लोगन की बात की है, और एक हमने बात की है कि एचआर वालों का काम होता है लोगों के मसले मसाइल को सुनना। फिर इससे आगे इंशाल्लाह हम बात कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से। क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं ट्रांसफ़र हो रहा था मैं एचआर में, तब जो है ना मुझे उन्होंने मेरी जो एक बॉस थे उन्होंने मुझे जो है ना ये बात की थी कि हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन आपसे जो है ना कंसेंट ले रहे हैं कि क्या आप जो है ना कर सकोगे कि नहीं, क्योंकि एक चैलेंज है। क्योंकि जहाँ फाइनेंस में आप हो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट आप जो है ना प्लस माइनस उसमें कर सकते हो, ठीक है, रिवर्स एंट्री वगैरह वो चीज़ गलती ठीक कर सकते हो। एचआर में जाके आपकी छोटी सी गलती या तो किसी को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचा बिल्कुल देगी, ऐसे ही। या जो है आसमान से जो है ना नीचे गिरा देगी। तो बहुत केयर जो है ना वो करनी पड़ती है। और बाकी जो मैं अभी तक जहाँ वहाँ पे रहा हूँ तो उसी में जो है ना ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है कि जो है ना वहाँ पे गलती की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो एक बंदे की जो है जो पूरी करियर है उसको डिस्टर्ब कर जाती है। तो ऐसे ही ख्याल बिल्कुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली मैं अभी ये सेशन हो जाए ना, फिर आपको फिर एक और स्टोरी सुनाऊंगा। मेरे पास इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज होती हैं। ऑब्वियसली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शुक्र है, क्योंकि उससे ये होता है कि वो लिंक कर सकता है बंदा। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा कि हमसे क्या गलती हुई थी और हमने उसका क्या खमियाजा भुगता था, ठीक है। लेकिन वही बात है, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आप गलतियां करोगे तो सीखोगे, लेकिन जो चांस है गलती का वो बहुत कम है एचआर में, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो इंशाल्लाह हम तकरीबन कब ज्वाइन करना चाह रहे हो आप? जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, हमारे पास 1 मिनट से कम है। कितने मिनट की ब्रेक चाहिए? 7:40 पे कर लें सर, 20 मिनट की। ठीक होगा, ठीक होगा। 7:40 में हम इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।